गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में हम लोग आज चर्चा करेंगे केमिकल इक्वेशंस का। और अभी तक तुम लोग सुना होगा मैथमेटिकल इक्वेशन, मैथमेटिक्स में सुनता होगा, लेकिन केमिस्ट्री में हम लोग चर्चा करेंगे केमिकल इक्वेशंस क्या होते हैं, व्हाट आर केमिकल इक्वेशंस। और इसको समझने के लिए क्या है, हम लोग पिछले दिनों क्या किए थे, कुछ एक्टिविटी केमिस्ट्री में पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम रिबन इज बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म, हम लोग चर्चा किए थे। अगर उस चीज़ को, उस केमिकल रिएक्शंस को अगर हम लोग एक्सप्रेस करना चाहें लिखित में, इन राइटिंग, तो हम लोग को लिखना पड़ता है व्हेन मैग्नीशियम इज बॉन्ड in presence of air, magnesium oxide is formed. अब ये देखो, इस एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए लैंग्वेज में इतनी बातें लिखनी पड़ती हैं कम से कम, एंड इट इज टू लॉन्ग, काफ़ी लंबा लगता है। साइंटिफिकली या केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में देयर इज अनदर वे, एक दूसरा तरीका भी है कि इतना लंबा स्टेटमेंट ना लिखकर शॉर्ट में सेम थिंग शुड बी द सेम स्टेटमेंट मे बी रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग द नेम ऑफ द chemicals like magnesium and plus oxygen from air. Magnesium we have taken, magnesium ribbon we have taken, and oxygen comes from air, and when it is burned, magnesium oxide is formed. Now you see, this is the short representation. The earlier one was, शुरू वाला बहुत लंबा लग रहा था, and now we have expressed the same thing in short by writing the name of the magnesium and oxygen. These chemicals take part in reaction, and these are known as reactants. And magnesium oxide has been formed, and this is known as product. So in this case, there is only one product. If the products are more than one, we will be writing products. So now it is only one product, so we mention product, and if there will be two or more products, the term products will be used. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो केमिकल पार्टिसिपेट कराए, जो यूज किए फॉर ब्रिंगिंग आउट द केमिकल रिएक्शन, उसको रिएक्टेंट कहते हैं, और जो चीज़ बन रहा है उसको हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड वर्ड में लिखना पड़ा, इसलिए ये भी एक इक्वेशन है केमिस्ट्री के लिए, और इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। तो ये हो गया वर्ड इक्वेशन, लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, केमिकल इक्वेशन। हमारा टॉपिक वर्ड इक्वेशन नहीं है, केमिकल इक्वेशन है। तो अब क्या है, इस चीज को और भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और कैसे शॉर्ट कर सकते हैं, लेट अस सी। तो कैसे इसी स्टेटमेंट को और भी शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो भी केमिकल्स, अच्छा ब्लैक भी चाहिए, ब्लैक ज़्यादा बढ़िया होगा। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जो केमिकल्स रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का केमिकल फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल यू नो, मैग्नीशियम का केमिकल फॉर्मूला Mg होता है, और ऑक्सीजन का O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO होता है। सो अगर हम लोग इस रूप में रिप्रेजेंट करते हैं by writing the chemical formula of reactants, what is the formula of magnesium? It is magnesium. What is the formula of oxygen? It is O2, and the formula of magnesium oxide is MgO. अगर हम इस तरह से केवल फॉर्मूला लिखेंगे तो इसको कहते हैं केमिकल इक्वेशन। सो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? इट इज द शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन और द शॉर्टेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन by using the chemical formula of the reactants and products. This is one thing. इससे पहले वाले वर्ड इक्वेशन में भी देखा होगा हम लोग, एक एरो यूज करते हैं। एरो का हेड इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द प्रोडक्ट की ओर हेड पॉइंटेड होता है, ये बताने के लिए कि जो एरो हेड जिधर गया है, जो लिखा गया है, दैट इज द प्रोडक्ट, और लेफ्ट साइड जो इसका होता है वो होता है रिएक्टेंट के लिए, अब जरा सा हम लोग देखें इस इक्वेशन में कि
व्हाट एलिमेंट, व्हिच एलिमेंट्स हैव बीन यूज्ड हियर। तो देखोगे दो एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और प्रोडक्ट में भी दोनों एलिमेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। बट वन थिंग, मैग्नीशियम एलिमेंट में वन एटम है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी वन एटम है, बट ऑक्सीजन एलिमेंट के दो एटम है, देयर आर टू एटम्स, बट इन दिस साइड ओनली वन एटम। तो इस तरह के इक्वेशन जहां पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, जो भी हो वेरियस एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट साइड विच इज लेफ्ट हैंड साइड, and the number of atoms of elements, various elements in the product side यानी right hand side अगर इक्वल नहीं हो तो उसको अनबैलेंस्ड या स्केलेटल इक्वेशन कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलेटल इक्वेशन। तो ये स्केलेटल इक्वेशन हो गया, ये एक स्केलेटल इक्वेशन हो गया, और दिस इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग 9th में पढ़ते थे कि जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होता है, मीन्स रिएक्टेंट का टोटल मास और प्रोडक्ट का टोटल मास इक्वल होता है, या दूसरे शब्दों में कहते हैं मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बट ये स्केलेटल इक्वेशन में ये लॉ फॉलो कैसे नहीं हुआ है, आई एम टेलिंग यू। अगर मैग्नीशियम देखोगे तो 24 इट्स ओके। ऑक्सीजन 16 × 2 32 ग्राम होता है, 2 एटम्स है तो 32 ग्राम होगा इसका वेट। ऑक्सीजन का 16 होता है, ऐसा लगता है कि 16 ग्राम ऑक्सीजन गायब हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, जो कि केमिकल रिएक्शन में होता नहीं है। इसका मतलब है एक अच्छे ढंग का एक अच्छा मॉडिफाइड केमिकल इक्वेशन चाहिए, और दैट इज नोन एज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसको कहेंगे, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ वेरियस एलिमेंट, जितने भी तरह के एलिमेंट रिएक्शन में यूज हुए हैं उसके एटम्स का नंबर लेफ्ट हैंड साइड में, आई मीन रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक रिएक्शन हम लोग पढ़े हैं, जिंक को Zn को सल्फ्यूरिक एसिड में जब हम लोग डालते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड में जब डालते हैं, जिंक के ग्रेन्यूल्स में सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग डालते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम लोग डालते हैं, ऐड करते हैं, देन वी गेट ZnSO4 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस हाइड्रोजन गैस। अब जरा यहाँ चेक करें कितने एलिमेंट, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, तो पता चलेगा 1 जिंक इज 1, हाइड्रोजन 2, सल्फर 3, ऑक्सीजन 4। 4 एलिमेंट्स आर देयर इन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। इधर कुछ नहीं है, 1 2 3 4, तो 4 एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं। चारों एलिमेंट के एटम्स का नंबर चेक करना है। फॉर एग्जांपल एक एक करके देखें अगर हम लोग, और उसके लिए टेबल भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें टेबल बनाएंगे एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स किसका, रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स, और इसको कह सकते हो नंबर ऑफ एटम्स इन LHS लेफ्ट हैंड साइड में, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स यानी राइट हैंड साइड में किस किस एलिमेंट के कितने कितने एटम हैं। तो पहले हम लोगों ने जैसा देखा कि 4 एलिमेंट था, एक एलिमेंट जो है वो है जिंक है, दूसरा एलिमेंट हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। यू कैन सी, देख सकते हो। अब जिंक किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में जिंक एटम कितना है, 1 है, राइट साइड में कितना है, 1 है, हाइड्रोजन कितना है, लेफ्ट में 2 है, राइट में कितना है, 2 है, सल्फर कितना है, लेफ्ट में 1 और राइट में भी 1। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 4 एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन का O4 है, मतलब 4 है, इधर भी O4 है, 4 है। अब इस टेबल को देखोगे तो तुम्हें साफ पता चलेगा, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, जिंक 1 लेफ्ट साइड में, राइट साइड में 1, हाइड्रोजन 2 2 और सल्फर 1 1 और ऑक्सीजन 4 4। इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, and that's why this reaction is balanced. So this reaction is balanced. This is an example of a balanced chemical equation. Balanced chemical equation हो गया ये. So ये एक balanced chemical equation का example हो गया. तो एक रिएक्शन में लिखा संयोग से ये बैलेंस्ड है। अब जरा दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आयरन
Fe और प्लस आयरन प्लस वाटर, आयरन Fe एंड प्लस वाटर वेपर, वाटर वेपर, आयरन रेड हॉट, एकदम रेड हॉट आयरन होने से वाटर वेपर से रिएक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता है रिएक्शन। आयरन इतना रिएक्टिव मेटल नहीं है। प्रोडक्ट्स आर Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। जरा इसको चेक करें कि कितने एलिमेंट इस रिएक्शन में इन्वॉल्व है, तो पता चलेगा आयरन इज 1, हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन इज 3rd, सेकेंड थर्ड। इधर राइट साइड में आयरन 1 और हाइड्रोजन सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 1 2 3, 3 एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व इन द रिएक्शन ऑन बोथ साइड, दोनों साइड। अब जरा इसको चेक करें, एलिमेंट्स क्या क्या थे? एलिमेंट्स थे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स में कितने एटम हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड में, और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स यानी राइट हैंड साइड में। जरा देखें, राइट हैंड साइड में तो ये देख लेते हैं हम लोग जरा। आयरन 1, राइट साइड में 3, लेफ्ट साइड में 1, राइट साइड में आयरन 3, हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में 2 और राइट साइड में 2, ये ठीक लग रहा है, इक्वल लग रहा है। ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में 1 और राइट साइड में 4। चेक कर लो, आयरन इधर लेफ्ट साइड में 1 है, इधर 3 है, इधर 2 है, ये तो ठीक लग रहा था, लेकिन ये 1 और 4 है। इसका मतलब है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स आर नॉट इक्वल। साफ पता चलता है कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है, यानी इट्स केमिकल इक्वेशन है। अब इसकी बैलेंसिंग कैसे की जाए, जरा हम लोग देखें। बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जाए, हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। तो कहता है सबसे पहले, जनरली ऐसा कुछ नहीं है, जो हमारा 10th क्लास का जो स्टैंडर्ड होता है कि उसमें बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड कोशिश करते रहो, और जब बैलेंस हो जाए तो छोड़ना है, उसको हीट एंड ट्रायल मेथड कहा जाता है। और बेस्ट वे है या कन्वीनियंट है, सुविधाजनक है कि जितने भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उसमें उसको पहले सबसे पहले चूज करना सुविधाजनक या कन्वीनियंट होता है, जिसमें नंबर ऑफ एटम सबसे अधिक होते हैं। इसमें 1 एटम, इसमें 2 and 1 3, इसमें 3 and 4 7 और यहाँ 2, तो सबसे ज़्यादा एटम ये है, तो सबसे पहले इसको चूज करेंगे। और यूँ भी सारे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को बॉक्स में इंक्लोज कर दिए जाते हैं, सो दैट कि इसके फॉर्मूला के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ 3 है तो इसको बिटा के 4 ना लिखा जाए, इसके नीचे कुछ नहीं लिखा जाए 2 3 4, O के नीचे 4 है तो इसको चेंज ना किया जाए, H के नीचे 2 है तो इसको चेंज ना किया जाए, H2O है तो यहाँ O के नीचे 2 या 3 ना बैठा दिया जाए। मतलब एच सच फॉर्मूला, किसी भी सिंबल या फॉर्मूला के नीचे कोई, या बॉक्स के अंदर कुछ ना लिखा जाए, इसीलिए बॉक्स से घेर दिया जाता है। अब हम लोग देखते क्या है, हम लोग का फर्स्ट चॉइस हो गई है दिस वन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आइटम सबसे अधिक है। अब इसका सबसे पहला एलिमेंट आयरन है, इसके फॉर्मूला में राइट साइड में है और 3 है, तो लेफ्ट साइड से जब इसको मैच करेंगे तो यहाँ आयरन 3 है, तो बॉक्स के लेफ्ट साइड में 3 दे देंगे। बॉक्स के अंदर कोई नहीं लिखना है, उसके लेफ्ट में कोफिशिएंट बनाकर, उसको कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट या कोफिशिएंट बोलते हैं। तो 3 लगा देने से क्या हुआ, आयरन हो गया बैलेंस, उसके बाद इसी कंपाउंड का जहाँ से हम लोग चूज किए थे सबसे पहले, उसके सारे एलिमेंट को मिलाना है। तो आयरन को मिलाया 3 हो गया, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गया। अब बचता है हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट हो चुका है, हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन इधर हो गया 4 × 2 8 एटम्स, यहाँ है 2 एटम्स, तो यहाँ लगा देंगे 4। और अब तुम मिलाकर फिर से अगर टेबल बनाना चाहो तो फिर से एक नया टेबल बना सकते हो इसी तरह का। और अब मिलाओगे अगर, तो आयरन हो गया लेफ्ट में 3, राइट में भी 3, हाइड्रोजन हो गया 8, इधर भी हो गया 8, और ऑक्सीजन हो गया 4 और ऑक्सीजन हो गया। और यू कैन सी ऑल द 3 एलिमेंट्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स।
लेफ्ट साइड में आयरन 3 एटम्स, राइट साइड में 3 एटम्स, hydrogen 8 atoms, hydrogen 8 atoms, oxygen 4 atoms and 4 atoms, and now the equation is balanced. इक्वेशन हो गया बैलेंस्ड। तो इस तरह से हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को इस मेथड से हम लोग ने ट्राई किया कि हम Fe3O4 से शुरू करते हैं, और जो इसलिए कि इसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा था, सबसे अधिक था, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स थे, और इसके फर्स्ट एलिमेंट को पहले किया, फिर इसके सेकंड एलिमेंट को किया, और इतना करने के बाद और जो एलिमेंट बचते थे उस पर अटेम्प्ट लगाया, और अटेम्प्ट लगाकर कोफिशिएंट बैठा के ट्राई किया, हीट ट्रायल किया और हीट हो गया, मतलब सही बैठ गया, तो हीट एंड ट्रायल मेथड भी इसको बोलते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। और भी अदर मेथड्स हैं जो हायर क्लासेस में फॉलो पढ़ो। अब एक बात और है, एक बात और वो है कि इस तरह के इक्वेशन लिखने से कुछ इंफॉर्मेशन कमी, केमिकल इक्वेशन से क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। तो पहला इंफॉर्मेशन तो ये मिलता है कि which chemicals are combining together, यानी कौन कौन से इसके रिएक्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल में कोई भी जो केमिस्ट्री की जानकारी थोड़ी बहुत भी है बता देगा कि आयरन और वाटर का आर द रिएक्टेंट्स, और आयरन ऑक्साइड इसको फेरसोफेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एक्चुअली ये मिक्सचर ऑफ 2 टाइप्स ऑफ आयरन ऑक्साइड है, एक आयरन ऑक्साइड इसका होता है FeO और एक होता है Fe2O3, दोनों का ये मिक्सचर है। ये फेरस ऑक्साइड पहले समय में कहलाते थे, ये फेरिक कहलाते थे, ये दोनों के मिक्सचर को फेरसोफेरिक ऑक्साइड, फेरसोफेरिक, ये स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड ये था जो, और ये हाइड्रोजन है। तो सभी बता सकते हैं आयरन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ है। बट हम लोग जानते हैं वाटर तो 3 स्टेट में रहता है, सॉलिड में, आइस के रूप में, लिक्विड वाटर के रूप में, और गैस के रूप में वेपर। तो ये पता नहीं चला कि इस रिएक्शन में हमने लिखा वेपर, इतना लिखना पड़ा। अगर हम यहाँ पर G लिख देते हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ती कि वाटर का वेपर लिया है। आयरन सॉलिड है, एस लिख देंगे, फिजिकल स्टेट एस हो गया। आयरन सॉलिड के रूप में, और वाटर को हमने लिक्विड भी नहीं लिया, सॉलिड भी लिया, वेपर के रूप में लिया, तो गैस, दिस इज सॉलिड। और हाइड्रोजन जो है गैस के रूप में, ये सॉलिड और ये गैस। तो अगर रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट सॉलिड है तो उसके फॉर्मूला के बगल में पैरेंथेसिस में एस लिखेंगे, स्मॉल एस। अगर वो लिक्विड है तो एल लिखेंगे, गैस है तो जी लिखेंगे, और अगर एक्वस सॉल्यूशन है तो AQ लिखेंगे। तो इस तरह से फिजिकल सिंबल्स भी लिखे जाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, रिएक्शन बिकम्स मोर इन्फॉर्मेटिव। हम लोग को ये बता देगा कि ये केमिकल आयरन है बट वो सॉलिड स्टेट में है, ये वाटर है बट वो गैसियस स्टेट में है, आयरन ऑक्साइड है सॉलिड स्टेट में, हाइड्रोजन है तो गैसियस स्टेट में है। इस तरह से फिजिकल स्टेट का भी पता चलता है। कई बार क्या होता है रिएक्शन कंडीशंस भी जरूरी है। हम लोग जनरली लोग क्या लिखते हैं, 6CO2 प्लस H2O, और हम लोग क्या करते हैं, बताते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया। फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में हम लोग लिखते हैं ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो गया, और प्लस 6 वाटर। ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस का सभी जानते होंगे, फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड कम्स फ्रॉम एयर, वाटर इज टेकन फ्रॉम द रूट। लेकिन ये रिएक्शन नहीं होगा, कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिक्स कर देंगे तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा। सभी जानते हो सनलाइट इज नेसेसरी, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस। एंड वन मोर थिंग, क्लोरोफिल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, जो प्लांट्स में ग्रीन लीव्स के अंदर पाया जाता है, एक पिगमेंट है, और सनलाइट का प्रेजेंस जरूरी है। तो सबको कहते हैं रिएक्शन कंडीशंस। रिएक्शन की परिस्थितियां क्या है, तो इस तरह से एरो के ऊपर और एरो के नीचे रिएक्शन के कंडीशंस लिखे जाते हैं। कई बार क्या होता है, टेम्परेचर लिखना पड़ता है कि रिएक्शन कितना टेम्परेचर पर हो रहा है, या फिर कितना प्रेशर की जरूरत है, वो भी मेंशन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, बिना उसके नहीं होगा। रिएक्शन का एक कंडीशन देना पड़ेगा एरो के ऊपर, क्लोरोफिल रहेगा तभी होगा। क्लोरोफिल इसको एब्जॉर्ब करता है ये सबको, CO2 और H2O के वाटर को, और बैलेंस भी होगा। तुम देख सकते हो C कितना है, 6 है, हाइड्रोजन 12 × 2 24 है, 12 और 24 हो गया, और ऑक्सीजन 12 है, नहीं 12, 6 × 2 12 and 12 24 है, तो 6 12 और 6 बैलेंस्ड है। तो इस प्रकार से फोटोसिंथेसिस का है। और भी कुछ रिएक्शंस हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है।
अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है। इसमें आयरन कैटेलिस्ट होता है, आयरन इज द कैटेलिस्ट। और इसमें मोलिब्डेनम, एक और मोलिब्डेनम देने से रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, उसको प्रोमोटर कहते हैं। तुम्हारे सिलेबस में भी 10th में नहीं है। आयरन इज द कैटेलिस्ट। और टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट इसका, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है 200 से 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर होता है 723 केल्विन के आसपास। तो ये सब रिएक्शन कंडीशन है, इतना प्रेशर चाहिए, इतना टेम्परेचर चाहिए, तब जाकर ये रिएक्शन होगा। आयरन मेटल को कैटेलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। कैटेलिस्ट वो केमिकल होता है, कैटेलिस्ट इज ए केमिकल सब्सटेंस दैट एक्सेलरेट्स द रेट ऑफ ए रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सेलरेट यानी फास्ट कर देता है, तेजी से कर देता है, उसको कैटेलिस्ट कहते हैं। तो किसी रिएक्शन में अगर कैटेलिस्ट रिक्वायर्ड है तो उसको भी एरो के ऊपर लिख दिया जाता है। प्रेशर चाहिए तो प्रेशर मेंशन करना पड़ता है, जितना टेम्परेचर चाहिए दैट इज टू बी मेंशन्ड, ठीक है। इस प्रकार से केमिकल इक्वेशन के बारे में हम लोग चर्चा आज खत्म करते हैं यहीं पर। और बुक्स में बहुत सारे केमिकल इक्वेशन दिए हुए हैं तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, उसको बैलेंस करने का करके अगले दिन लाना है। थैंक यू।